नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जेठानी की सोच में क्षुद्रता। लखनऊ छोड़े मुझे 20 साल हो गए। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायपन की बू आने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी का रवैया हमारे प्रति आत्मिक था, सब ठीक चलता रहा। पर जैसे ही उनकी सोच में दुराग्रह आया, मैंने ही अलग रहना मुनासिब समझा। आज वर्षों बाद जेठानी का खत आया। खत बेहद मार्मिक था। वे मेरे बेटे प्रखर को देखना चाहती थी। 60 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। मनमुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मनमुटाव आना स्वाभाविक था। शादी के बाद जब ससुराल में मेरा पहला कदम पड़ा, तब मेरी जेठानी खुश होकर बोली, चलो एक से भले दो। वरना अकेला घर काटने को दौड़ता था। वे निसंतान थी, तब भी उनका इलाज चल रहा था, पर सफलता कोसों दूर थी। प्रखर हुआ तो मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई। हालांकि दिल में अपनी औलाद न होने की कसक थी, जिसे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। बच्चों की किलकारियों से भला कौन वंचित रहना चाहता है। प्रखर ने घर की मनहूसियत को तोड़ा। जेठानी ने मुझसे कभी परायापन नहीं रखा। वे भरसक मेरी सहायता करती। मेरे पति की आय कम थी, इसलिए वक्त जरूरत रुपए पैसा से मदद करने में भी वे पीछे नहीं हटती। प्रखर के दूध का खर्च वही देती थी, कपड़े आदि भी वही खरीदती। मैंने भी उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। प्रखर को वे संभालती तो घर का सारा काम मैं देखती। इस तरह मिलजुल कर हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था। नई तकनीक से गर्भ धारण करने की जिठानी की कोशिश असफल हुई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी मां बनने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो वे बुझी बुझी सी उदास रहने लगी। न उनमें पहले जैसी खुशी रही, न उत्साह। उनके मां न बन पाने की मर्मातक पीड़ा का मुझे एहसास था, क्योंकि मैं भी एक मां थी। इसलिए प्रखर को ज्यादातर उन्हीं के पास छोड़ देती। वह भी बड़ी मम्मी कहकर उन्हीं से चिपका रहता। रात को उन्हीं के पास सोता। उनकी भी आदत कुछ ऐसी बन गई थी कि बिना प्रखर के उन्हें नींद नहीं आती। मैं चाहती थी कि वे किसी तरह अपने दुखों को भूल ही रहें। जब मुझे दूसरा बच्चा होने को था, पता नहीं मेरे जेठ जेठानी ने क्या मशविरा किया। एक सुबह वे मुस्कुराकर बोली, बबली, इस बच्चे को तुम मुझे दे दे। मैंने इसे मजाक समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों ही रख लीजिए, मैं मजाक नहीं कर रही। वे थोड़ा गंभीर हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को कानूनन मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के कथन पर मैं संजीदा हो गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गुम हो गई। कानूनन शब्द मेरे मस्तिष्क में सूल की भांति चुभने लगा। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने जेठानी का जिक्र किया। दे दो, हर्जी क्या है, भैया भाभी ही तो हैं, ये बोले। मैं बिफर पड़ी। कैसे पिता है, आपको अपने बच्चे का जरा भी मोह नहीं? एक माँ से पूछिए जो 9 महीने किन कष्टों से बच्चे को गर्भ में पालती है। भैया है, कोई गैर नहीं। मैंने कब इनकार किया? फिर भी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी और की अमानत बने। मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मान लो लड़की हुई तो? लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है सीमित आमदनी के चलते कहां से लाएंगे दहेज के लिए लाखों रुपए। भैया भाभी तो संपन्न हैं, वे उसकी बेहतर परवरिश करेंगे। परवरिश हम भी करेंगे। मैं कुछ भी करूंगी, पर अपने कलेजे के टुकड़े को यूं जाने नहीं दूंगी। मैंने आत्मविश्वास के साथ जोर देकर कहा, सोच लो, बाद में पछताना न पड़े। हिसाब किताब आप कीजिए, प्रखर मुझसे ज्यादा उनके पास रहता है। क्या मैंने कभी ऐतराज किया? जो आएगा उसे भी वही पाले। पर मेरी आंखों के सामने मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। उल्टे मुझे खुशी होगी कि इसी बहाने खून की कशिश बनी रहेगी। मेरे कथन से मेरे पति संतुष्ट न थे। फिर भी मैंने मन बना लिया था कि लाख दबाव डाले, मैं अपने बच्चे को उन्हें गोद लेने नहीं दूंगी। वैसे भी जेठानी जी को सोचना चाहिए कि क्या जरूरी है कि गोद लेने से बच्चा उनका हो जाएगा।
बच्चा कोई सामान नहीं जो खरीदा और अपना हो गया। कल को बच्चा बड़ा होगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन है? वे क्या बच्चा लेकर अदृश्य हो जाएंगी? रहेगा तो वह हम सबके बीच ही। मुझे जेठानी की सोच में क्षुद्रता नजर आई। उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को गैर समझा, तभी तो कानूनी जमा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते, बशर्ते वे अपने भतीजों को वैसा स्नेह व अपनापन दे। क्या निसंतान ताई ताऊ प्रखर की जिम्मेदारी नहीं होंगे? 15 दिन बाद उन्होंने मुझे पुनः याद दिलाया तो मैंने साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने नवजात शिशु को आपको सौंप दूं। मैं इसे अपनी सांसों तले पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। वह मुझसे वंचित रहे, इससे बड़ा गुनाह मेरे लिए कोई नहीं। मैं अपराध बोध के साथ नहीं जी सकूंगी। क्षणांश में भावुक हो उठी, आगे बोली, ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों को सही संस्कार दूंगी। मेरे कथन पर उनका मुंह बन गया। वे कुछ बोली नहीं, पर पति जेठ जी से देर तक खुसुर फुसुर करती रही। कुछ दिन बाद पता चला कि वे मायके के किसी बच्चे को गोद ले रही हैं। वैसे भी कानूनन गोद लेने की सलाह मायके वालों ने ही उन्हें दी थी, वरना रिश्तों के बीच कोर्ट कचहरी की क्या अहमियत। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि अब जेठानी में प्रखर के प्रति वैसा लगाव नहीं रहा। दूध का पैसा इस बहाने से बंद कर दिया कि अब उनके लिए संभव नहीं। मुझे दुख भी हुआ, रंज भी। एक प्रखर था जो दिन भर बड़ी मम्मी लगाए रखता था। मैंने अपने बच्चों के मन में कोई दुर्भावना नहीं भरी। जब मैंने बच्ची को जन्म दिया तो जेठानी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जहां प्रखर के जन्म पर उन्होंने दिल खोलकर पार्टी दी थी, वहीं बच्ची के प्रति कृपणता मुझे खल गई। मैंने भी साथ न रहने का मन बना लिया। घर जेठानी का था, उन्हीं के आग्रह पर रहती थी। जब स्वार्थों की गांठ पड़ गई तो मुझे घुटन होने लगी। दिल्ली जाने लगी तो जेठ का दिल भर आया। प्रखर को गोद में उठाकर बोले, बड़े पापा को भूलना मत। मेरी भी आंखें भर गई, पर जेठानी उदासीन बनी रही। 20 साल गुजर गए। मैं एक बार लखनऊ तब आई थी जब जेठानी ने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद लिया था। इस अवसर पर सभी जुटे थे। उनके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था, साथ में व्यंग भी। जितने दिन रही उन्होंने हमारी उपेक्षा की, वहीं मायको वालों को सिराखों पर बिठाए रखा। इस उपेक्षा से आहत में दिल्ली लौटी तो इस निश्चय के साथ कि अब कभी उधर का रुख नहीं करूंगी। आज 20 साल बाद भीगे मन से उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उनके प्रति सारे गिले शिकवे भूल गई। उन्हें सही गलत की पहचान तो हुई। यही बात उन्हें पहले समझ में आ जाती तो हमारे बीच की दूरियां न होती। 20 साल मैंने भी असुरक्षा के माहौल में काटे। एक साथ रहते तो दुख सुख में काम आते। वक्त जरूरत पर सहारे के लिए किसी को खोजना तो न पड़ता। खत इस प्रकार था, कागज पर लिख देने से न तो गैर अपना हो जाता है, न मिटा देने से अपना गैर। मैंने खून से ज्यादा कागजों पर भरोसा किया, उसी का फल भुगत रही हूँ। जिसे कलेजे से लगा कर रखा, पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, वही ठेंगा दिखाकर चला गया। जो खून से बंधा था उसे कागज से बांधने की नादानी की। ऐसा करते मैं भूल गई थी कि कागज तो कभी भी फाड़ा जा सकता है, रिश्ते भावनाओं से बनते हैं। यही मैं चूक गई। मैं भी क्या करती। इस भय से एक बच्चे को गोद ले लिया कि इस पर किसी का कोई हक नहीं रह जाएगा, वह मेरा, सिर्फ मेरा रहेगा। मैं यह भूल गई थी कि 10 साल जिस बच्चे ने माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा हो, वह मुझे माँ क्यों मानेगा। मैं भी स्वार्थ में अंधी हो गई थी कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने उसे पैदा किया कि क्या वह ऐसा चाहेगी। सिर्फ नाम का गोदनामा था। इसकी आड़ में मेरी बहन का मुख्य मकसद मेरी धन संपदा हथियाना था, जिसमें वह सफल रही। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि प्रखर को मेरे पास बुढ़ापे की सेवा के लिए भेज दो, क्योंकि यह हक मैंने खो दिया है। फिर भी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ जो मैंने 20 साल पहले की थी। पत्र पढ़ने के बाद मैं तुरंत लखनऊ आई। मेरे जेठ को फालिज का अटैक था। हमें देखते ही उनकी आंखें भर आई। प्रखर ने पहले ताऊ जी फिर ताई जी के पैर छुए तो जेठानी की आंखें डबडबा गई। सीने से लगाकर भरे गले से बोली, बीते भर का था जब तुझे पहली बार सीने से लगाया था, याद है? मेरे बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। माँ की मार से बचने के लिए मेरे ही आंचल में सिर छिपाता था।
बड़ी मम्मी, प्रखर का इतना कहना भर था कि जेठानी जी अपने आवेग पर नियंत्रण न रख सकी, फपक कर रो पड़ी। मैं तो अब भी आपकी चर्चा करता हूँ। मम्मी से कितनी बार कहा कि मुझे बड़ी मम्मी के पास ले चलो। क्यों बबली, हम क्या इतने गैर हो गए थे? कम से कम अपने बेटे की बात तो रखी होती। बड़ों की गलती बच्चे ही सुधारते हैं। जेठानी जी ने उलाहना दिया। दीदी, मुझसे भूल हुई है। मेरे चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खींच गई। 2 दिन हम वहां रहे, लौटने को हुई तो मैंने महसूस किया कि जेठानी जी कुछ कहना चाह रही थी। संकोच, लज्जा, जो भी वजह हो, पर मैंने ही उनसे कहा कि क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते। मैंने जैसे उनके मन की बात छीन ली। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, बबली, मुझे माफ कर दो। जेठानी के अपनेपन की तपिश ने हमारे मन में जमी कड़वाहट को हमेशा के लिए पिघला दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।